everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pofli and मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ 11th-12th क्लास का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट। अब बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में जो एक चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगती है वो होती है केस स्टडीज। केस स्टडीज को लेके बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं कि मैम ये कैसे सॉल्व होगी, मैम बहुत डिफिकल्ट लगती है, मैम इतनी लेंदी होती है, बहुत टाइम लग जाता है एंड ब्ला 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 ब्ला। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की इतनी बड़ी मुश्किल को थोड़ा सा आसान बनाया जाए और आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मंत्र शेयर किए जाएं जो आपकी केस स्टडीज को ना सिर्फ आपको सॉल्व करवाने में मदद करेंगे बल्कि आपको इसमें बना देंगे प्रो। ठीक है, सो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनसे आप अपनी केस स्टडीज इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन आराम से पा सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले आपको कभी टिप्स नहीं दिए हैं केस स्टडीज के रिगार्डिंग। मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, वीडियोस में भी ऑन एंड ऑफ मैं आपको बताती रहती हूँ केस स्टडी आए तो कैसे सॉल्व करना है, बट एक कंसोलिडेटेड वीडियो वो मिसिंग थी। मैंने इससे पहले भी टिप्स एंड ट्रिक्स पे बनाई थी केस स्टडीज वाली वीडियो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने खुद ने देखे एंड आई वाज लाइक नहीं, और भी मतलब एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं और पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं हम उसमें। तो वो वाली अगर आपने देखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली भी देख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ अलग से पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, बाकी आपको आए के उसमें दिख ही रहा होगा कार्ड के उसमें वो पुराने वाले वीडियो का लिंक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो भी देख लीजिए क्योंकि उसमें भी बहुत प्रॉपर्ली मैंने आप लोगों को समझाया था और उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ओके, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ कि केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक 3 to 4 टाइम्स तो मिनिमम रीड करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, आई एम सेइंग दिस शुड बी योर मिनिमम। मतलब कोई भी बच्चा एनसीईआरटी 3 से 4 बार तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। यू नो, केस स्टडीज में एट टाइम्स वी हैव सीन कि बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से सही मतलब वही लाइन उठाते हैं, केस स्टडीज में डालते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कॉन्सेप्ट, समटाइम्स एग्जाम्पल, समटाइम्स एनसीईआरटी में कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं जो हम बच्चे वैसे भी स्किप कर देते थे, जब तुम बच्चे वैसे भी स्किप कर देते और जब मैं बच्ची थी मतलब मैं स्टूडेंट थी मैं भी स्किप कर देती थी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हेन आई से एनसीईआरटी पढ़नी है इसका मतलब है ना सिर्फ उसमें बाकी सारी चीजें पढ़नी है बल्कि जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, जो एडिशनल कुछ ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दी रहती है जिसको यूजुअली हम स्किप कर देते हैं, आपको वो भी पढ़नी है। अंडरस्टूड? सो आपको एनसीईआरटी 3 to 4 टाइम्स बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है। एंड मैं आप लोगों को ना चैलेंज करती हूँ, लाइक लिटरली चैलेंज करती हूँ कि तीसरी चौथी बार भी आप पढ़ रहे होगे ना, यूल फील लाइक ये लाइन तो मैंने पहली बार पढ़ी है। गारंटी दे रही हूँ ऐसा आपको आपके साथ होगा ही होगा, और किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हर बार जब हम उसे पढ़ रहे होंगे ना, हर बार हम नई चीजें अपने सामने लाएंगे, हमें हमारा नई चीजों की तरफ ध्यान जाएगा। देख लेना ऐसा जरूर होगा। सो 3 से 4 बार मिनिमम पढ़ना है, उसके बाद तुम जितनी मर्जी बार पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। देखो एनसीईआरटी बुक ना कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत ज्यादा पेजेस वाली बुक नहीं है, वो छोटू सी बुक है और इसको 3 से 4 बार पूरे साल में पढ़ना आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ी टास्क है। जितना सुनने में साउंड करता है ना 3 to 4 टाइम्स कोई बुक पढ़नी है, यार नहीं है इतनी बड़ी बात। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही क्या रहती है, बिल्कुल सिंपल छोटे बच्चों वाली लैंग्वेज रहती है। यूं करोगे आराम से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, एक घंटे में एक चैप्टर आसानी से निपट सकता है, बट हाँ पढ़ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठे बल्कि एट द सेम टाइम वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी कैसे चीज़ों को बताती है वो हम ध्यान से देखें, ताकि अगर एग्जैक्ट सेम चीज़ें हमारी केस स्टडी में लिखी आती है तो हम वहां से उसे पहचान सकें। ठीक है, तो पहली चीज तो यही रहेगी, रीड एनसीईआरटी 3 to 4 टाइम्स मिनिमम। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं बोलूंगी केस स्टडीज सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो पाती जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है, हर एक टॉपिक को समझ के पढ़ा है, वो बच्चा कभी केस स्टडीज में मार्क खा ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, क्या लिखा हुआ है उसे सही से इंटरप्रेट करें। अब मैं मानती हूँ आप स्टूडेंट्स हैं, आपको उतनी ज़्यादा नहीं है चीज़ें पता नहीं है सारी चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए ही तो हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई है ना,
चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो एग्जाम्पल देते हुए बनाई हुई है। तो जिस भी बच्चे को बुक से समझने में दिक्कत आ रही है, इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हो, बस तुम लोगों को जाके वो वीडियोस देखनी है, ठीक है, एंड तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एग्जाम्पल्स की मदद से जब तुम रिलेट करके पढ़ोगे चीज़ों को कि हाँ ये तो मैंने भी देखा है होता हुआ, ये तो मार्केट में मैं भी अक्सर नोटिस करता हूँ, अरे मेरे साथी वाले भैया ऐसा ही तो करते हैं, अरे वो ग्रॉसरी शॉप वाले अंकल ऐसे ही तो करते हैं। जब आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना, आई एम प्रीटी श्योर कॉन्सेप्ट तुम्हारी इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, तुम्हें किसी केस स्टडी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बच्चे अक्सर मुझे पहले मैसेजेस करते थे, लाइक इनिशियल जब टाइम था ना मेरा, जब मैंने ज्वाइन ही किया था मैग्नेट ब्रेन्स, विद इन लाइक 6-7 मंथ्स, स्टूडेंट्स टेक्सटिंग मी कि मैम हम लोगों को ना केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैम केस स्टडीज़ नहीं सॉल्व हो पा रही, और मेरे पास अक्सर ये डाउट आता था। बट आज मेरे पास जब मैसेजेस आते हैं ना, उसमें लिखा होता है मैम अब ना केस स्टडीज़ ऐसे सॉल्व होती है और मज़ा भी आता है करने में। मैं बताती हूँ, जब मैं मैथ्स करती थी ना, तो मैथ्स में ना मैं बहुत ही बुरी थी, लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ आप लोगों को, तो मेरा मैथ्स इतना कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। जब मैंने अकाउंट्स लिया 11th-12th में, तो आई फेल्ट लाइक यार ये तो अकाउंट्स मतलब मैथ्स जैसा होगा, इसमें तो मेरे से बन ही नहीं पाएंगी चीज़ें, मैं कर ही नहीं पाऊंगी अच्छा। बट जब मैंने करना शुरू किया ना और कॉन्सेप्ट उसमें समझ में आने लगे, क्वेश्चन बनने लगे, फिर आगे चल के टैक्स हुआ सीएस में, उसको समझा, उसमें भी पहले मैं बहुत डरती थी, एफएमए में बहुत डरती थी कि यार ये कैसे सॉल्व होंगे, इसमें तो मैथ्स होगा, कैलकुलेशंस होंगी, दिस एंड दैट, नहीं हो पाएगा। बट जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना, तो मज़ा आता है। फिर ये होता था 2 क्वेश्चन और दे दो, 2 क्वेश्चन और लाओ, ऐसे होता है। जब कोई चीज़ सॉल्व होने लग जाए ना, जब कोई चीज़ बनने लग जाए ना, तो आपका इंटरेस्ट बैठ जाता है। तो वो बच्चे जो मुझे पहले अक्सर डर के मैसेज करते थे कि मैम केस स्टडीज नहीं बन पाती, अब उनसे बन पाती है तो उन्हें मजा भी आता है सॉल्व करने में। और केस स्टडीज ना आपको ना कल के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, इतना समझ लो तुम लोग। कल जब तुम लाइफ में सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर कुछ भी बनोगे, तो तुम्हारे सामने क्लाइंट्स आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और तुम्हें उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। किसकी मदद से? वो कॉन्सेप्ट की मदद से जो तुमने पढ़ी होगी अपने सिलेबस में। और केस स्टडीज में कुछ नहीं होता, बस यही होता है, एक आपको सिचुएशन दी होती है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी होती है, और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो अगर बढ़िया फ्यूचर बनाना है, क्लाइंट्स को इंप्रेस करना है एक ही गो में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केस स्टडीज़ को तमीज़ से, तसल्ली से पढ़ लो, ठीक है। सो सेकेंड है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी कर लो। तुम ना सिर्फ बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स ला सकते हो नॉर्मल क्वेश्चंस में रट्टेबाजी करके, पर केस स्टडीज में रट्टेबाजी काम नहीं आएगी, रॉट लर्निंग नहीं काम आएगी। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना जानते हैं ना, केस स्टडीज में अटक जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा, डोंट पैनिक सीइंग द लेंथ ऑफ द केस स्टडीज। ये मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। जैसे ही वो देखते हैं ना इतना बड़ा केस स्टडी, ओह ये कैसे हो पाएगा। एट टाइम्स पेपर में डेढ़ पेज का केस स्टडी आया है, 1.5 पेज का, उसको भी सॉल्व किया बच्चों ने। और अगर तुमने ऐसे पेपर देखते हुए देख लिया, अरे केस स्टडी 2 पेजेस पे दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो इसको, ये चीज़ नहीं करनी है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना। देखो कभी भी सीबीएसई वाले आपको ऐसा नहीं पेपर बना के देंगे जिसमें आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय चले जाए और आपके पास लिखने का बिल्कुल भी समय ना हो। जो एवरेज स्पीड पे लिखते हैं ना, उन बच्चों का हमेशा बिजनेस स्टडीज पेपर खत्म हो जाता है, और जो स्पीड में लिखते हैं उनका तो होता ही होता है। बस जो बहुत ज़्यादा स्लो लिखते हैं ना पेपर, और बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं पेपर में, सिर्फ उन्हीं का बच जाता है। सो सीबीएसई को भी पता है कितनी बड़ी केस स्टडीज तुमसे सॉल्व हो सकती हैं। अगर वो लेंथ में केस स्टडी तुम्हें बड़ी दे रहे हैं ना, दैट मीन्स उसके आंसर में तुम्हें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, या फिर उन्होंने बाकी के क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में सॉल्व। सो एक आधी केस स्टडी अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, या फिर तुम्हें देखते ही थोड़ा सा हुआ हो जाता है कि अरे ये कैसे होगा, मत अपने आप को मतलब अपने ऊपर उस चीज़ को भारी मत होने देना। काम रहना, आराम से पढ़ना, आराम से सॉल्व होगा। लेंथ देख के तो कभी पैनिक करना ही नहीं चाहिए। पहले से ही आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ कि नहीं भैया ये तो हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना एक इंटरव्यू दिया था, और मैंने ना उस इंटरव्यू से पहले उसकी प्रेपरेशन करते हुए कुछ वीडियोस देखी थी, जिसमें मुझे बताया गया था कि कई बार ना जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो अपने सामने ना नंबर्स लिखता है। वो नंबर्स तुम्हारे नंबर्स नहीं होते, वो मार्क्स नहीं होते जो वो तुम्हें अलॉट कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो नंबर लिखता है वहाँ पे।
तो मैं जब वो दे रही थी, मतलब इंटरव्यू दे रही थी, 10 में से मार्किंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो ना सामने इंटरव्यूअर ने मेरे 4.75 लिखा और मुझे ऐसा लगा अरे यार 10 में से सिर्फ 4.75 दे रहे हैं, और मेरी आवाज़ में ना एकदम से फंबल होने वाला था, मतलब एकदम से वो पैनिक वाली सिचुएशन मुझे आने वाली थी। बट देन आई रिमेंबर्ड वो वाली लाइन जो उस वीडियो में बोली गई थी कि नहीं यार वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। और मैंने फिर उसके बाद आराम से बात की, बिल्कुल काम होके, कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है। एंड यू वॉन्ट बिलीव उसमें मुझे 8 नंबर मिले थे। तो मतलब, और 8 नंबर ना उसके लिए बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। तो बस वही चीज़ है, ये सिर्फ आपका ना प्रेशर लेवल चेक करने के लिए किया जाता है कि भैया कितना प्रेशर तुम झेल सकते हो। ये जो लेंथ होती है ना लंबी, तभी देता है सीबीएसई। तो उसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, तुम कर सकते हो, तुमसे होगा और तुम बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है एंड एवरीथिंग विल बी क्लासिक, ठीक है। सो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है लेंथ को देखते हुए केस स्टडीज की। देन है रीड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ। अच्छा, इंग्लिश जब हम पढ़ते थे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जब हम सॉल्व करते थे, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले क्वेश्चंस जो नीचे होते थे उन्हें पढ़ लेते थे, फिर कॉम्प्रिहेंशन रीड करना स्टार्ट करते थे, पैसेज रीड करना स्टार्ट करते थे और रिलेट करते थे जो वर्ड्स हमने क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं क्या वो पैसेज में दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं तो मार्क करो, चलो यही हमारा आंसर है। यही करते थे ना। यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी है। आपका थोड़ा सा समय बचाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्या पूछा हुआ है, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना। क्योंकि कई बार पता है मैंने आप लोगों को जैसे केस स्टडी सॉल्व करवाते हुए भी बोला है कि शुरू केस स्टडी अलग स्टोरी के साथ होती है, फिर वो बीच में अलग मोड़ पे चली जाती है, फिर वो नीचे किसी और मोड़ पे चली जाती है, और जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑल टुगेदर कुछ डिफरेंट पूछा जाता है। एक बहुत लंबी केस स्टडी होगी, उसके नीचे क्वेश्चन पूछा होगा राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब आप मुझे बताओ, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तो आपको वैसे भी आता है ना, केस स्टडीज में ऐसा क्या अलग से लिखा होगा। हाँ, माइट भी 1-2 लिमिटेशन से रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, बट बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं लिखी होंगी। तो मतलब आपको केस स्टडी में उतना ज्यादा फोकस से पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हो बात। कुछ केस स्टडीज ऐसी होती है जिसमें बहुत फोकस से पढ़ना होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको आंसर वहीं से मिलेगा। बट बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्टली बुक से उठाए जाते हैं ऐसे ही, और आपको उनको नॉर्मली आंसर करना होता है, और वो आपके आराम से बनेंगे इवन इफ आपका केस स्टडीज वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से नहीं भी आपने पढ़ा तो, ठीक है। बट ये चीज़ तभी एप्लीकेबल होगी जब केस स्टडीज क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता होगा तो, ओके। सो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं, देन यू हैव टू रीड द पैसेज, मतलब पैराग्राफ जो भी केस स्टडी में लिखा हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। अब आ जाते हैं हम हमारे 5th और लास्ट पॉइंट पे, दैट इज रीड विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। आप जब केस स्टडीज पढ़ रहे होंगे उन्हें आपको बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत काम रह के पढ़ना है। तुमने पैनिक किया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल हवा हो जाएगा। मेरे साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो हुआ करती थी एग्जाम्स में, वो ये होती थी, मेरे को ना शांति से पढ़ना, शांति से पेपर करना ये पसंद है। आई कांट टॉलरेट कहीं से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, इसलिए मैं हमेशा अक्सर रात को ही पढ़ती हूँ। मैं अपना सारा काम रात को ही करती हूँ। कहीं से भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है ना, मुझसे काम नहीं होता। जैसे कभी कभी मैं शूट कर रही होती हूँ यहाँ पे, और बाहर से टीम की अगर आवाज़ आ रही होती है, मैं रुकवा देती हूँ शूट कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा, रुकवाओ उनको, पहले चुप कराओ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हवा हो जाएगा। और कभी कभी जैसे एग्जाम में हम लिख रहे होते थे और कोई इन्विजिलेटर है, उसका फ़ोन आ गया, गप्पे मारने बैठ गए, मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगता था और मैं अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाती थी। तो मैं अक्सर बोल देती थी, 2 बार तो मैंने ऐसे ऑफेंड कर दिया था कुछ इन्विजिलेटर्स को, यूँ बोल के कि मैम प्लीज़ आराम से बात करिए, या प्लीज़ मैम बाहर जाके बात करिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है। विच इज़ योर राइट, यू कैन से दैट। बस वो थोड़ा खुंदस खा जाएंगे तुमसे और फिर तुम्हारे लिए कुछ अलग से तुम्हें फेवरिज्म का वो नहीं करेंगे। बट जो भी है, हमें क्या मतलब उनसे, हमें अपने पेपर पे फोकस करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, तुम्हें बॉदर कर रही है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ड्रॉप कर रही है, तो तुम उस चीज़ को वहीं पर रोक सकते हो। इन्विजिलेटर अगर बातचीत कर रहा है किसी और रूम के इन्विजिलेटर के साथ मिलके गप्पेबाजी कर रहा है, उनको बोलो कि मैम प्लीज़ मत करो ये, ठीक है। इतना तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है, तुम्हारा को बिल्कुल नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में पेपर देना, दैट्स योर राइट। सो बेसिकली वो चीज़ जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन लूज करती है उनको साइड कर दो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो पढ़ो अपना केस स्टडी, और उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे तरीके से करो। मैं जब भी बोलती हूँ ना केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है आसानी से,
हिंदी में उसको इंटरप्रेट करो वो बोलना क्या चाह रहे हैं। जब तुम पूरी स्टोरी समझोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि अरे ये बोल रहे हैं, अच्छा फिर ये इससे लिंक्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, ये इसका आंसर हो सकता है, वो इसका आंसर हो सकता है। बहुत आसानी से फिर तुम्हारे आंसर्स आएंगे। और तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बढ़िया बात बताओ, कई बार पता है ऐसा होता है कि केस स्टडी में ही आंसर छुपा होता है। जो तुम्हारा वो पैराग्राफ है ना, लंबा सा चौड़ा सा, उसी के अंदर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वैसे तो आंसर हमेशा तुम्हें केस स्टडी के अंदर ही मिलेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी वर्ड टू वर्ड आंसर तुम्हें वहां से मिल सकता है। सो इसलिए केस स्टडी को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हें सारे आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाएं और तुम्हें लगे कि हाँ अब तो मतलब मेरे को इसमें कोई बीट नहीं कर सकता। अगर ये जो 5 पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को बताया ना, ये तुम अच्छे से तसल्ली से अपने दिमाग में बिठा लो और इन्हें थोड़ा सा एग्जीक्यूट करो अपनी प्रेपरेशन में, अपनी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में, आई एम प्रिटी श्योर केस स्टडीज़ में तुम्हारे मार्क्स कोई लाने से रोक ही नहीं सकता। केस स्टडीज़ में तुम कैसा लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता। सही आंसर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो मैटर करता है। वो जो चीज़ तुमसे वो पूछना चाह रहे थे कि भैया मैनेजमेंट के उस फंक्शन के बारे में बताओ, तो तुम क्या उस फंक्शन तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, वो मैटर करता है। वहां पे तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं या जा सकते हैं। तुमने उसके अंदर मतलब अगर मान लीजिए आंसर प्लानिंग था, तो प्लानिंग के अंदर क्या लिखा है उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम प्लानिंग तक पहुंच पाए मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। केस स्टडी से वो कुछ नहीं जानना चाहते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जानना चाहते हैं कितनी है, और क्या तुम उतने सक्षम हो कि आगे चल के तुम चीजें देख पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये जानना चाहते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं तुम्हें। और मैं इतना अपने ऊपर विश्वास रखती हूँ कि मैंने तुम्हें जिस तरह से बिजनेस स्टडीज पढ़ाया है, आई डोंट थिंक सो मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने प्रैक्टिकली नहीं समझा किस चीज़ का मतलब क्या होता है, किस टॉपिक का मतलब क्या होता है। मैंने हमेशा आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ाई है चीज़ें। सो आई होप वो सारी चीज़ें तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। केस स्टडीज़ की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2020 करके, ठीक है, 2020 केस स्टडीज़ हर एक चैप्टर की, वो वाली देख लेना। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, ठीक है। वो तुमने देख ली, तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम वैसे ही हो गया। ओके, चलिए बस यही थी 5 टिप्स आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे हर जगह प्रेजेंट है। आज की डेट में बुक्स, ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक है जिस पे जाके आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और बुक्स ले सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम आप लोगों को, और ये सारे कोर्सेज, और इनमें से कुछ कोर्सेज मतलब जो शुरू हो चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं, कुछ और आ रहे हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सारे हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ भी हम आपको दे देंगे। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी। एंड एट द सेम टाइम आई होप आपकी ये 5 टिप्स मैंने आप लोगों को दी है मदद करेंगी केस स्टडी सॉल्व करने में, और आप भी प्रो बन जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर में बहुत अच्छा करना है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।